हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज के वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ डिफ्रैक्शन। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं एक सीरीज चला रहा हूँ यहाँ पर, जिसमें नीट के पीवाईक्यूज और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स में डिस्कस कर रहा हूँ। वेव ऑप्टिक्स चैप्टर हमारा चल रहा है और वेव ऑप्टिक्स में मैं इंटेंसिटी के सारे क्वेश्चन, वाईडीएसई पूरा का पूरा और हाइगेंस प्रिंसिपल आपसे ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। आज का जो हमारा वीडियो होने वाला है, इसमें हम कंप्लीट करेंगे डिफ्रैक्शन को पूरी तरीके से। सारे कॉन्सेप्ट वगैरह, फॉर्मूले और बेसिक बातें जो ज़रूरी हैं नीट के लिए, उनको हम लोग कवर कर लेंगे। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विदाउट एनी डिले। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि डिफ्रैक्शन होता क्या है। ठीक है, तो देखिए सिंपल सी बात है। जैसे मान लीजिए ये है एक ऑब्स्टेकल और ये है ओपनिंग और ये है सामने एक स्क्रीन। यहां पर आपने लगा दिया एक लाइट का सोर्स। लाइट का सोर्स आपने लगाया तो लाइट के सोर्स से इस तरीके से लाइट निकलेगी। अब ये जो लाइट होगी, इसके सामने ऑब्स्टेकल आ गया तो इस ऑब्स्टेकल से टकरा जाएगी, तो इस जगह पे लाइट नहीं पहुंच पाएगी क्योंकि बीच में ऑब्स्टेकल आ गया ना, तो ऑब्स्टेकल को चीर के तो लाइट निकल नहीं पाएगी। तो इस जगह पे हमें कोई भी लाइट नहीं मिलेगी, तो यहां हमको क्या मिलना चाहिए? शैडो। समझ गए क्या? इसी तरीके से अगर मैं बात करूं कि यहां पर एक सोर्स है, ठीक है, लाइट का ही है, क्योंकि डिफ्रैक्शन जो है हमारा वेव ऑप्टिक्स का पार्ट है और वेव ऑप्टिक्स के अंदर हम लोग लाइट के साथ डील कर रहे हैं। तो यहां पर भी हमने लाइट को इस तरीके से किसी ओपनिंग में से पास करवाया। ओपनिंग, ये देख सकते हैं आप, इसको ओपनिंग बोलेंगे क्योंकि ये यहां पर खुला हुआ है। तो इस तरीके से लाइट यहां से निकल जाएगी। ठीक है ना? तो इस जगह पे आप देख सकते हैं लाइट पहुंच पा रही है इस रीजन में, फिर यहां पे नहीं पहुंच पा रही, यहां पे नहीं पहुंच पा रही, तो यहां पे और यहां पर हम लोग क्या एक्सपेक्ट करेंगे? शैडो एक्सपेक्ट करेंगे। अब अगर आपको इस जगह पे जहां पे आपको मिलना चाहिए था शैडो, वहां मिल जाए लाइट, इल्यूमिनेशन मिल जाए, यहां जहां आपको मिलना चाहिए था अंधेरा, वहां आपको मिल जाए रोशनी। आपने एक्सपेक्ट क्या किया था कि यहां तो अंधेरा मिलेगा यार, यहां पे अंधेरा मिलेगा, यहां पे भी अंधेरा मिलेगा यार, यहां रोशनी नहीं मिल सकती, और वहां पहुंचे तो आपको रोशनी मिल गई। तो आपको आश्चर्य होगा कि रोशनी तुम यहां पर कैसे, है कि नहीं? आप लोग सोचोगे ना, रोशनी यहां कैसे आ गई यार, यहां तो आ ही नहीं सकती, वो अलाउड ही नहीं है उसको। नहीं नहीं, आ गई। क्यों? बिकॉज ऑफ डिफ्रैक्शन। तो लाइट उस रीजन में पहुंच जाए जहां पे ज्योमेट्रिकली शैडो बनना चाहिए था। क्या बनना चाहिए था? शैडो। रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट के अनुसार कि लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, तो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है तो यहां पर हमको मिलना चाहिए लाइट और यहां मिलना चाहिए शैडो। पर अगर यहां पर हमको लाइट दिख जाए तो हमें समझना है कि यह डिफ्रैक्शन के कारण हुआ है। किसके कारण हुआ है? डिफ्रैक्शन के कारण। अब अगर इसकी डेफिनेशन हम बताना चाहें, जो कि नीट में नहीं आएगी, तो वो है द फ्लेयरिंग आउट ऑफ लाइट, यानी लाइट का फैल जाना इन द रीजन ऑफ ज्योमेट्रिकल शैडो, यानी जहां पे हमें मिलना चाहिए था शैडो, वहां पे लाइट आ गई। समझ गए? यही डिफ्रैक्शन है। फिर बात आती है कि डिफ्रैक्शन का फिनोमेना किसने ऑब्जर्व करा था। तो जिस साइंटिस्ट ने डिफ्रैक्शन का फिनोमेना ऑब्जर्व करा था, उसका नाम था ग्रीमल्डी। क्या नाम था? ग्रीमल्डी। ग्रीमल्डी ने ऑब्जर्व करा था डिफ्रैक्शन के फिनोमेना को पहली बार। फिर बात आती है, क्या डिफ्रैक्शन सिर्फ लाइट ही दिखाता है? ये वाला एक सवाल हमारा आया था। डिफ्रैक्शन, सवाल ही नहीं मिल रहा है यार, कि डिफ्रैक्शन जो है वो किसके द्वारा, अच्छा इसमें नहीं आया हुआ है ना? तो सवाल मेरे को लगा आया हुआ है, क्या डिफ्रैक्शन का फिनोमेना साउंड और लाइट दोनों दिखाते हैं, है कि नहीं? तो आप सोचेंगे नहीं नहीं, साउंड थोड़ी ना दिखाएगा, ये डिफ्रैक्शन टॉपिक तो जो है ये वेव ऑप्टिक्स में, और वेव ऑप्टिक्स में हम लाइट के साथ डील करते हैं, तो डिफ्रैक्शन तो लाइट दिखाएगी। बिल्कुल गलत। डिफ्रैक्शन का फिनोमेना साउंड भी दिखाता है। इनफैक्ट एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि द डिफ्रैक्शन ऑफ साउंड इज मोर कॉमनली ऑब्जर्व्ड देन लाइट, यानी डिफ्रैक्शन का फिनोमेना डेली लाइफ में ज्यादा ऑब्जर्व होता है फॉर साउंड, लाइट के लिए ऑब्जर्व नहीं होता है। आप बोलेंगे सर साउंड का डिफ्रैक्शन? यस। अगर आप किसी, जैसे ये एक ओपनिंग है, ठीक है, एक दरवाजा है, और उस दरवाजे के बिल्कुल साइड में मैं यहां खड़ा हूं, पर कोई अगर बात करता है तो भी मैं उस साउंड को सुन पाऊंगा। अच्छा, आप ये भी बोल सकते हैं कि वो सामने से टकरा के भी तो आया होगा ना साउंड। आप बोलेंगे सामने वाली दीवार से टकरा के आ गया होगा, रिफ्लेक्ट होके आ गया होगा। नहीं, जब साउंड किसी दरवाजे के से ट्रैवल करता है तो बिल्कुल वो अंदर जाके दीवार से टकरा के भी वापस आता है, पर साथ साथ वो फैल भी जाता है। इसे ही अपन डिफ्रैक्शन कहते हैं, यानी उसको चलना चाहिए था सीधा सीधा, पर साथ साथ वो फैल भी गया। इसे हम लोग क्या कहते हैं? डिफ्रैक्शन। अब साउंड का फिनोमेना जो है, या साउंड का जो डिफ्रैक्शन है, वो हम लोग ऑब्जर्व कर पाते हैं मोर कॉमनली इन आवर डेली लाइफ्स, पर लाइट का नहीं कर पाते हैं। व्हाट इज द रीजन? रीजन ये है कि डिफ्रैक्शन को ऑब्जर्व करने के लिए आपको एक बात ध्यान रखनी है कि जो ऑब्स्टेकल है या जो ओपनिंग है,
इस पे बहुत एमसीक्यू भी बन जाते हैं। इसका साइज, चलिए इसके साइज को हम लोग ए से रिप्रेजेंट कर देते हैं। वो कंपेरेबल होना चाहिए लैम्डा के। किसके कंपेरेबल होना चाहिए? लैम्डा के। तो जिस भी ऑब्स्टेकल से डिफ्रैक्शन हो रहा है या जिस ओपनिंग से डिफ्रैक्शन हो रहा है उसका साइज, जिसको हमने ए से रिप्रेजेंट करा है, वो लैम्डा के कंपेरेबल होना चाहिए। अब नॉर्मल लाइफ में जो चीजें हैं, कोई दरवाजा हो गया, कोई खिड़की हो गई या कोई भी ओपनिंग हो गई, उसका साइज किसके लैम्डा जितना होता है? साउंड के लैम्डा जितना। साउंड का लैम्डा काफी बड़ा होता है लैम्डा ऑफ लाइट से। समझ गए क्या? साउंड का लैम्डा लैम्डा ऑफ लाइट से बड़ा होता है। और डेली लाइफ में जो चीजें हैं उनका साइज कंपेरेबल होता है साउंड के लैम्डा से। इसलिए डेली लाइफ में साउंड का डिफ्रैक्शन इज मोर कॉमनली ऑब्जर्व्ड इन कंपैरिजन टू लाइट। लेकिन फिर भी हम लाइट का डिफ्रैक्शन देखना चाहते हैं, क्योंकि इस चैप्टर में हमें प्रूव क्या करना था कि लाइट वेव है। लाइट क्या है? वेव। डिफ्रैक्शन फिनोमेना कौन दिखाता है? वेव दिखाती है। और लाइट ने भी जब हमको डिफ्रैक्शन दिखा दिया तो हम समझ गए लाइट क्या है? लाइट हमारी वेव हो गई। समझ गए क्या? अब आ जाते हैं हम लोग सीधा कि कौन सा एक्सपेरिमेंटल सेटअप हम लोगों ने लिया था टू ऑब्जर्व द डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो एक्सपेरिमेंटल सेटअप कैसा था, उसके अंदर कौन कौन सी चीजें आपको पता होनी चाहिए और न्यूमेरिकल्स में वो कैसे कन्वर्ट होगा, वो सभी हमको यहां पर सीखना है। तो आइए देखते हैं। तो हमारे पास ये है एक इस तरीके से स्लिट, ठीक है। इस स्लिट की विड्थ है a। ये ओपनिंग भी बोल सकते हो आपको, ये एक ओपनिंग है, ठीक है। अब यहां से जो लाइट रेज आ रही हैं वो इस तरीके से आ रही हैं पैरेलल। अब आप बोलेंगे सर पैरेलल लाइट रेज कैसे आएंगी? क्या सोर्स बहुत दूर है? हाँ, लाइट का सोर्स या तो बहुत दूर है या फिर हमने यहां पर लगा दिया एक कॉन्वेक्स लेंस और उसके फोकस पे लाइट का सोर्स रख दिया। तो जब इसकी लाइट रेज कॉन्वेक्स लेंस में से पास होंगी तो वो पैरेलल हो जाएंगी। इससे जो पैटर्न हमको देखने को मिलता है या फिर ये जो एक्सपेरिमेंटल सेटअप है ये हमको देता है फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन, ठीक है। फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन। क्या एक और ये क्या फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन क्या है? यानी जब जो सोर्स है, सोर्स से आने वाली रेज जब पैरेलल आके स्लिट पे गिरे तो जो डिफ्रैक्शन पैटर्न हमको स्क्रीन पे देखने को मिलेगा वो फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन पैटर्न है। क्या इसके अलावा भी कोई और डिफ्रैक्शन पैटर्न होता है? हाँ होता है, फ्रेस्नेल। दूसरा कौन सा होता है? फ्रेस्नेल। पर हमारे कोर्स में कौन सा आएगा? फ्रॉनहोफर। फ्रेस्नेल में क्या होता है? फ्रेस्नेल में ये जो आपकी ओपनिंग होती है या ये जो आपकी स्लिट होती है उसके पास में सोर्स रखा हुआ होता है, तो सोर्स से लाइट रेज इस तरीके से आती हैं और फिर स्क्रीन पे जो पैटर्न बनता है उसको फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन पैटर्न बोला जाता है। पर हमारे कोर्स में कौन सा है? फ्रॉनहोफर। तो हम लोग फ्रॉनहोफर पे ही ध्यान देंगे। समझ गए क्या? फ्रेस्नेल को हम लोग हटा देते हैं, फ्रेस्नेल को हमने हटा दिया। फ्रॉनहोफर में लाइट रेज पैरेलल आती हैं। अब ये पैरेलल लाइट रेज दो तरीके से प्राप्त हो सकती हैं, या तो सोर्स इंफिनिटी पे हो, क्योंकि जब कोई सोर्स इंफिनिटी पे होता है तो लाइट रेज पैरेलल आ जाती हैं। पर अगर सोर्स बहुत दूर होगा तो इंटेंसिटी बहुत ही कम हो जाएगी और इंटेंसिटी अगर बहुत ही कम हो जाएगी तो डिफ्रैक्शन पैटर्न इतना अच्छे से दिखाई नहीं देगा। इसलिए हमने क्या करा, सोर्स को पास में ही रखा ताकि अच्छी खासी इंटेंसिटी यहां तक पहुंचे। साथ साथ पर सोर्स को पास भी रखना है और पैरेलल रेज भी चाहिए। दोनों चीज कैसे प्राप्त होंगी उसके लिए हमने लगा दिया ये लेंस। इस लेंस ने सोर्स से निकलने वाली लाइट को पैरेलल कर दिया और वो जाके गिर गया इस ओपनिंग पे। अब इस ओपनिंग से जो है अगर हम रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन की बात करें, यानी अगर लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती, किस में ट्रेवल करती? स्ट्रेट लाइन में, तो हमें सिर्फ इल्यूमिनेशन या फिर लाइट या रोशनी सिर्फ यही मिलनी चाहिए थी, है कि नहीं? पर वास्तविकता में क्या होता है, हमें कुछ ऐसा देखने को मिलता है, ऐसा ऐसा। यानी कि हमें रोशनी यहां भी मिलती है, हमें रोशनी यहां भी मिलती है, यहां भी मिलती है, यहां भी मिलती है, जगह जगह हमको रोशनी मिल जाती है। ये देखिए इन सब जगहों पे। अब रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन के हिसाब से हमें सिर्फ इल्यूमिनेशन बीच में मिलना चाहिए था, सिर्फ इस हिस्से में, पूरी स्क्रीन पे नहीं मिलना चाहिए था। पर हमें पूरी स्क्रीन पे भी यहां पर भी लाइट, यहां पर लाइट, यहां पर लाइट दिखने लग जाती है। यानी लाइट का जहां बनना चाहिए था शैडो, वहां पे लाइट फैल गई और पहुंच गई। ऐसा क्यों हो पाया? क्योंकि लाइट एक वेव है और वेव जब एक ऐसे ऑब्स्टेकल से टकराए जिससे वेव का लैम्डा कंपेरेबल हो
तो फिर वो फैल जाती है और इसी को हम क्या बोलते हैं, डिफ्रैक्शन। अब अगर आप बात करें YDSC की, तो YDSC में आपका सेंट्रल मैक्सिमा बनता था, फिर फर्स्ट मिनिमा बनता था, फिर फर्स्ट मैक्सिमा बनता था, ऐसे ही नीचे आपका फर्स्ट मिनिमा बनता था, फिर फर्स्ट मैक्सिमा बनता था। ठीक है, दो मिनिमा के बीच में होता है मैक्सिमा। ठीक है, अच्छी बात है। तो ये हमको ऐसा मिलता था, यानी बीचों बीच इंटेंसिटी सबसे ज्यादा होती थी, कितनी होती थी, 4i। फिर फर्स्ट मिनिमा और सेकंड मिनिमा के बीच में हमको मिल जाता था पहला मैक्सिमा। फिर से हमारी जो इंटेंसिटी होती थी वो फिर से 4i को टच होती थी। ये इंटेंसिटी का डायग्राम बना रहा हूं बेटा मैं, यहाँ पे सोच रहे हैं पहाड़ क्या बना दिए, ये इंटेंसिटी है लाइट की। तो आपने देखा मैक्सिमम इंटेंसिटी टच करती है 4i को। यहां पे सेंट्रल मैक्सिमा की विड्थ ये रही, और फर्स्ट मैक्सिमा, ये आपका फर्स्ट मैक्सिमा है, इसकी विड्थ बराबर होती थी और इसे हम लोग बोलते थे फ्रिंज विड्थ। तो फ्रिंज विड्थ अगर आप सेंट्रल मैक्सिमा की निकालें या फर्स्ट मैक्सिमा की निकालें बराबर आएगी। बराबर आने के साथ साथ अगर आप इंटेंसिटी का ग्राफ देखें फर्स्ट मैक्सिमा पे या सेंट्रल मैक्सिमा पे, वो भी बिल्कुल सेम आएगा। यानी जितनी लाइट की इंटेंसिटी सेंट्रल मैक्सिमा पे पहुंची उतनी ही लाइट की इंटेंसिटी फर्स्ट मैक्सिमा पे पहुंचेगी। पर अगर आप यहां पर ग्राफ देखें तो आप देख सकते हैं ये है आपका सेंट्रल मैक्सिमा, ये है आपका फर्स्ट मिनिमा, ये है फर्स्ट मिनिमा। फिर से एक पॉइंट पे मैं फोकस करना चाहूंगा, मैक्सिमा दो मिनिमा के बीच में फंसा हुआ होता है। ये देखिए, ये आपका फर्स्ट मिनिमा, ये आपका सेकंड मिनिमा, और ये आपका फर्स्ट मैक्सिमा। फिर से आप देखिए, दो मिनिमा के बीच में मैक्सिमा है, दो मिनिमा के बीच में मैक्सिमा है, पर दोनों में फर्क देखिए। यहां पर सेंट्रल मैक्सिमा की इंटेंसिटी फर्स्ट मैक्सिमा से ज्यादा है कि नहीं? आप देखिए ये पहाड़ ज्यादा ऊपर तक जा रहा है ना? तो एक बात तो आपको यहां समझ में आई कि डिफ्रैक्शन पैटर्न में हर मैक्सिमा की इंटेंसिटी सेम नहीं होती। इनफैक्ट आप देखेंगे सेंट्रल मैक्सिमा की इंटेंसिटी सबसे ज्यादा है और उसके बाद जो मैक्सिमाज हैं उनकी इंटेंसिटी कम होते 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 फिर एंड में जीरो हो जाएगी। समझ गए क्या? तो ये एक डिफरेंस है बिटवीन इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन कि इंटेंसिटी का डिस्ट्रीब्यूशन इसमें सेम होता है और इसमें सेम नहीं होता है। ज्यादातर लाइट की एनर्जी कहां पर चली जाती है? सेंट्रल मैक्सिमा में। ज्यादातर इंटेंसिटी सेंट्रल मैक्सिमा के पास है, यानी ज्यादातर लाइट जो है वो सेंट्रल मैक्सिमा में पहुंची हुई है, ज्यादातर एनर्जी जो है वो सेंट्रल मैक्सिमा में पहुंची हुई है। फिर थोड़ी थोड़ी एनर्जी मैक्सिमास को और मिलती है, लेकिन जैसे जैसे हम सेंट्रल मैक्सिमा से दूर जाते जाते हैं इंटेंसिटी कम होती जाती है। एक और बात, यहां पर आपने ये देखा था कि सेंट्रल मैक्सिमा का बीटा यानी कि फ्रिंज विड्थ और फर्स्ट मैक्सिमा का बीटा यानी कि फ्रिंज विड्थ बराबर होती है। तो यहां पर हमारा बीटा जो था वो कांस्टेंट था, कितना था? लैम्डा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी। ये हम बात कर रहे हैं YDSC में हमने जो इंटरफेरेंस पैटर्न देखा था उसकी बात कर रहे हैं। पर यहां पर आप देख सकते हैं कि सेंट्रल मैक्सिमा की चौड़ाई ये रही, जिसको हम लोग बोलते हैं W, वो हमारे फर्स्ट मैक्सिमा की चौड़ाई से ज्यादा है। इनफैक्ट आप देख पाएंगे कि सेंट्रल मैक्सिमा की विड्थ फर्स्ट मैक्सिमा से डबल होती है। सेंट्रल मैक्सिमा ज्यादा चौड़ा होता है और ज्यादा इंटेंसिटी भी रखता है। अच्छा, सेंट्रल मैक्सिमा की विड्थ का कैलकुलेशन आता है क्या नीट में? बिल्कुल आता है। तो सेंट्रल मैक्सिमा की विड्थ कितनी होती है हम लोग अभी कैलकुलेट करेंगे। समझ गए क्या? ये हो गया फर्स्ट मिनिमा, सेकंड मैक्सिमा, विड्थ का आप समझ गए, इंटेंसिटी आप समझ गए। अब हम एक बात करते हैं कि एक लेंस यहां पर भी लगाया जाता है, ठीक है। इनफैक्ट एक क्वेश्चन आया हमारा नीट 2016 में जिसमें कुछ इसी तरीके का सेटअप दिया गया था। अब बच्चे जो है वो सोचते हैं कि यार ये लेंस क्यों लगाया गया है? ये लेंस इसलिए लगाया गया है बेटा ताकि ये लाइट रेस को थोड़ा इकट्ठा कर दे, और अगर ये लाइट रेस को थोड़ा इकट्ठा या कॉन्सेंट्रेट कर देगा तो डिफ्रैक्शन पैटर्न थोड़ा साफ साफ हमको ऑब्जर्व हो पाएगा, है ना। ऐसे जैसे ये लाइट रेज हैं, कि इनको इकट्ठा कर दे स्क्रीन पे तो हम लोग डिफ्रैक्शन पैटर्न को अच्छे से ऑब्जर्व कर पाएंगे। तो ये उसके लिए है, ठीक है ना। इसका न्यूमेरिकल्स में क्या यूसेज होगा वो मैं क्वेश्चन में आपको समझाऊंगा। अब जो चीजें हमको निकालना जरूरी है, ठीक है, वो मैं आपको कराता हूं। तो ये अपन हटा देते हैं, ठीक है। फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन अपन लोग पढ़ रहे हैं। सोर्स जो है वो उससे आने वाली लाइट रेस पैरेलल है, यहां स्लिट पे पड़ी जिसकी विड्थ हमने बोली a। अब हमें स्क्रीन पे मिल गया डिफ्रैक्शन पैटर्न जिसमें सेंट्रल मैक्सिमा सबसे उजला था,
और बाकी मैक्सिमा धीरे 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 और कमजोर होते जा रहे थे। ठीक, अब यहां पर आपको क्या समझना है, आइए देखते हैं कि ये आपकी जो स्क्रीन है इस पे आपको डिफ्रैक्शन पैटर्न मिलेगा। ठीक है, यहां आपको बीचों बीच मिल जाएगा सेंट्रल मैक्सिमा, फिर आपको मिल जाएगा फर्स्ट मिनिमा, फिर नीचे भी आपको मिल जाएगा फर्स्ट मिनिमा, फिर यहां आपको मिल जाएगा फर्स्ट मैक्सिमा और यहां आपको मिल जाएगा सेकंड मिनिमा। आप बोलेंगे फर्स्ट मैक्सिमा एक पॉइंट पे मिलेगा क्या? नहीं, इन दोनों मिनिमा के बीच में पूरा ये मैक्सिमा ही है, बस जिस पॉइंट पे इंटेंसिटी सबसे मैक्स होती है ना उसको पॉइंट ऑफ फर्स्ट मैक्सिमा बोल देते हैं। हालांकि मैक्सिमा फैला हुआ तो दोनों मिनिमा के बीच में है। ठीक है, तो यहां पर भी सेंट्रल मैक्सिमा इस पूरी दूरी में फैला हुआ है, यहां पे पूरा सेंट्रल मैक्सिमा फैला हुआ है और इसी को हम लोग बोलते हैं विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा। ठीक है, अब बात यह आती है कि फर्स्ट मिनिमा को प्राप्त करने की क्या कंडीशन है। तो लाइट रेस थोड़ा टेढ़ा होके ऐसे, जैसे यहां पर आप लोग लेंस लगा देते हैं ना ये वाला, तो लाइट रेस थोड़ी टेढ़ी हो जाती हैं और इस पॉइंट पे मिल जाती हैं। ठीक है, और मिलने के बाद उनका डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो जाता होगा, इसलिए मिनिमा मिल गया। कई बच्चे ये भी सोच सकते हैं सर अगर लाइट इस पॉइंट पे मिली तो फिर मिनिमा कैसे मिल गया? अरे मिनिमा का मतलब क्या होता है, जिस पॉइंट पे ये जो लाइट रेज मिली हैं उनका डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो गया, इसलिए तुमको मिनिमा मिल गया। मिनिमा मतलब अंधेरा। अब एक बात मैं यहां पर और करना चाहूंगा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन। डिफरेंस क्या है दोनों में, डिफरेंस क्या है? तो रिचर्ड फेनमैन ने कहा, एनसीईआरटी में भी लिखा है कि जब फ्यू सोर्सेस हों, एक या दो सोर्स हों, 3 सोर्स हों, उनसे आपको जो पैटर्न मिलता है वो इंटरफेरेंस पैटर्न मिलता है। जैसे कि वाईडीएससी में एक सोर्स ये था S1 और एक सोर्स क्या था S2, और जो पैटर्न आपको स्क्रीन पे देखने को मिला वो था आपका इंटरफेरेंस पैटर्न। ठीक है, इनको आपने अपने आप में एक सोर्स माना, इसको भी आपने एक सोर्स माना, फिर ये वेव जब मिली स्क्रीन पे, मिलने को हमने बोल दिया इंटरफेरेंस हुआ इनका, और कहीं पे मिल गया मैक्सिमा, कहीं पे मिल गया मिनिमा, तो बन गया इंटरफेरेंस पैटर्न। और डिफ्रैक्शन के लिए क्या बोला, जब बहुत सारे सोर्सेज हो, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोर्स हो, यानी कि इस जगह पे इस ओपनिंग में हर एक पॉइंट को एक सोर्स मान लें, तो बहुत सारे सोर्सेज हों तो जो पैटर्न हमको स्क्रीन पे देखने को मिलता है वो होता है डिफ्रैक्शन पैटर्न। तो एक बात तो आपको ये समझ लेनी है कि इंटरफेरेंस पैटर्न और डिफ्रैक्शन पैटर्न है एक ही चीज, बस फर्क सिर्फ इतना सा है, कम सोर्सेज रखोगे तो इंटरफेरेंस पैटर्न देखने को मिलेगा और अनगिनत सोर्सेज रख दोगे तो आपको स्क्रीन पे देखने को मिलेगा डिफ्रैक्शन पैटर्न। ठीक है, ये हो गया अपना। अब बात ये आती है कि ये जो फर्स्ट मिनिमा मिला ये कहां मिलेगा। भाई ये भी तो पूछना पड़ेगा आपको, कहां मिलेगा, किस जगह मिलेगा, सेंट्रल मैक्सिमा से कितनी दूरी पे मिलेगा, किस एंगल पे मिलेगा। तो ये सारे सवाल आपको पूछने चाहिए कि हमको जो फर्स्ट मिनिमा मिला ये किस एंगल पे मिलेगा। इसको बोलते हैं बेटा एंगल ऑफ डिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ डिफ्रैक्शन। ठीक है, और सेंट्रल मैक्सिमा से कितनी दूरी पे मिलेगा, ये y कितना होगा, y कितना होगा। तो एक बात मैं आपको बता दूं, अगर आपको y की जानकारी नहीं है तो मेरा पिछला वीडियो जाकर देखें, उसमें मैंने y से संबंधित क्वेश्चन भी कराए हैं और कॉन्सेप्ट भी क्लियर कराए। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आपको जाकर देखना है उस वीडियो को, ताकि आप y का कोई भी सवाल कर सकें। हालांकि यहां पे मैं डिफ्रैक्शन में आपको y दोबारा समझाऊंगा, पर फॉर्मूला डेरिवेशन नहीं बताऊंगा, सीधा बता रहा हूं डायरेक्ट रिलेशन। तो y का रिलेशन है बेटा डेल्टा x कैपिटल D बाय स्मॉल a, क्योंकि यहां पे जो स्लिट विड्थ है उसको हम लोग बोलते हैं स्मॉल a। ये y का फॉर्मूला है, y यानी कि सेंट्रल मैक्सिमा से किसी भी पॉइंट की दूरी। अब अपन बात कर रहे हैं फर्स्ट मिनिमा की। किसकी बात कर रहे हैं? फर्स्ट मिनिमा की। फर्स्ट मिनिमा का y हमको निकालना है। तो बेटा कैपिटल D और स्मॉल a तो कांस्टेंट है, जो दूरी होगी वो होगी, ये जो दूरी होगी वो होगी। सिर्फ डेल्टा x फर्स्ट मिनिमा का अलग होगा, फर्स्ट मैक्सिमा का अलग होगा, सेकंड मिनिमा का अलग होगा। समझ गए ना? तो डेल्टा x बदलता है अलग अलग चीजों के लिए। अब डेल्टा x की कंडीशन क्या होती है, पहले तो अपन ये समझते हैं कि यहां हम डेल्टा x किसको बोलते हैं। उसके लिए एक डायग्राम और बनाना पड़ेगा। तो ये हमने बना लिया, ये हमारा क्या हो गया a। अब ये लाइट रेज जब बीच में मिलती हैं तो सेंट्रल मैक्सिमा बनता है, और फर्स्ट मिनिमा पे मिलने के लिए लाइट रेज थोड़ा सा बेंड हो जाती है, तो लाइट रेज ऐसी हो जाती है आपकी, ऐसी।
अगर लाइट रेस थोड़ा बेंड हो जाएंगी तो ये जाके मिलेंगी मिनिमा पे या फिर दूसरे मैक्सिमा पे, ऐसे करके। ठीक है, ये जो एंगल होता है इसको आप एंगल ऑफ डिफ्रैक्शन बोल सकते हो। इस एंगल को आप यहां भी दिखा सकते हो। ठीक है, ये दूरी a हो गई, ये आपने बना दिया ऐसा। ठीक, ये आपने डाल दिया इस पे एक परपेंडिकुलर डाल दिया, ये ऐसा। अब थोड़ा सा यहां मैं आराम से समझाना चाहूंगा कि इन दोनों रेस के बीच में डेल्टा एक्स क्या है। तो कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर नहीं है तो आप बिल्कुल भी इस बात का जवाब नहीं दे पाएंगे कि इन दोनों रेस के बीच में डेल्टा एक्स कैसे निकलेगा, पर आपको पता होना चाहिए। इस पॉइंट के बाद तो दोनों रेस साथ में चली हैं, देख रहे हो ना आप, दोनों रेस वैसे ही पैरेलल हैं और इस पॉइंट के बाद साथ में चली हैं, तो इनमें जो डिफरेंस आ रहा है वो यही तो आ रहा है, तो यही तो डेल्टा एक्स है। और अगर ये थीटा है, समझ रहे हो आप, अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, और अगर ये a है तो ये डेल्टा एक्स होगा आपका a साइन थीटा। तो इसके अंदर डेल्टा एक्स को आप लोग बोलेंगे a साइन थीटा। डेल्टा एक्स को क्या बोलेंगे? a साइन थीटा। पहली बात तो आपको ये क्लियर हो गई कि आज से हम डेल्टा एक्स को डिफ्रैक्शन के अंदर बुलाएंगे a साइन थीटा, जैसे इंटरफेरेंस में हम डेल्टा एक्स को बुलाते थे d साइन थीटा। ठीक है, ये इंटरफेरेंस में होता था, अब यहां पर उसी की तरह a साइन थीटा हो गया। d साइन थीटा हटा देते ताकि बच्चे कंफ्यूज ना हो जाएं। अब क्या होता है बेटा, मिनिमा की कंडीशन क्या होती है, याद करो। मिनिमा के लिए डेल्टा एक्स यानी कि a साइन थीटा होता है लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा, ऐसा। आप बोलेंगे सर गड़बड़ कर दिया आपने, मिनिमा की कंडीशन में मैक्सिमा की कंडीशन लिख रहे हो, तो मैक्सिमा की कंडीशन है। नहीं, ये मैक्सिमा की कंडीशन थी इंटरफेरेंस में। किसमें? इंटरफेरेंस में। इंटरफेरेंस में आपने क्या पढ़ा था? इंटरफेरेंस में मैक्सिमा के लिए आपने क्या पढ़ा था और मिनिमा के लिए आपने क्या पढ़ा था? इंटरफेरेंस में मैक्सिमा के लिए आपने पढ़ा था 0, लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा एंड सो ऑन। मिनिमा के लिए क्या पढ़ा था? 0.5 लैम्डा, 1.5 लैम्डा, 2.5 लैम्डा एंड सो ऑन। यही पढ़ा था आपने। ये आपने किस में पढ़ा था? इंटरफेरेंस में। डिफ्रैक्शन में आपको क्या करना है, सुन लो ध्यान से। डिफ्रैक्शन में ये चीजें लिखी रहने देनी है, बस आपको ये पहला वाला टर्म हटा देना है और यहां से भी पहला वाला टर्म हटा देना है। डिफ्रैक्शन में यहां मैक्सिमा जो आपने इंटरफेरेंस में पढ़ा था वहां लिख दो मिनिमा और यहां लिख दो मैक्सिमा, खत्म हो गई बात। डिफ्रैक्शन में मिनिमा की कंडीशन होती है लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा, और मैक्सिमा की कंडीशन होती है 1.5 लैम्डा, 2.5 लैम्डा। 1.5 लैम्डा यानी 3 लैम्डा बाई 2, 2.5 लैम्डा यानी 5 लैम्डा बाई 2 एंड सो ऑन। बात समझ में आई कि कंडीशन एक्सचेंज हो गई। कंडीशन क्या हो गई? एक्सचेंज। और साथ साथ जो पहला वाला टर्म था 0 उसको भी हटा देना है, और यहां पे जो पहला वाला टर्म था 0.5 उसको भी हटा देना है। तो ये हमारी कंडीशन हो गई, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक चीज और, इनको डिफ्रैक्शन में बोला जाता है सेकेंडरी मिनिमा एंड मैक्सिमा। डेल्टा एक्स है अपना, इनको बोला जाता है सेकेंडरी मिनिमा एंड मैक्सिमा। जबकि इंटरफेरेंस में ऐसा कोई टर्म नहीं था कि ये सेकेंडरी है या ये प्राइमरी है ना। प्राइमरी कौन है डिफ्रैक्शन में? सेंट्रल मैक्सिमा। ज्यादातर एनर्जी कहां पहुंची है? सेंट्रल मैक्सिमा पे। तो मुख्यतः लाइट कहां पर है? प्राइमरी लाइट कहां पर है? सेंट्रल मैक्सिमा में। तो सेंट्रल मैक्सिमा को प्राइमरी माना जाता है और ये सारे क्या हैं फिर? सेकेंडरी हैं। इसलिए इनको बोला जाता है सेकेंडरी मिनिमा और सेकेंडरी मैक्सिमा। अब ये जो लैम्डा है ये क्या है? फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा। ये जो 2 लैम्डा है ये किसकी कंडीशन है? सेकेंड सेकेंडरी मिनिमा। तो कभी आपके सामने शब्द आ जाए सेकेंडरी मिनिमा तो आपको परेशान नहीं होना है, आपको समझना है डिफ्रैक्शन में ये जो मिनिमा और जो मैक्सिमा है सेंट्रल मैक्सिमा के बाद वाले ये सारे सेकेंडरी हैं। ऐसे ही इसमें ये क्या है? फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा। समझ गए क्या? हो गया। तो आपने देखा डेल्टा एक्स की कंडीशन मिनिमा के लिए ये होती है। अब आपको y किसका निकालना है? फर्स्ट मिनिमा का। तो आप सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। अब डेल्टा एक्स जो है वो डाल देते हैं अपन, कितना है? लैम्डा कैपिटल D बाय स्मॉल ए। तो ये जो दूरी है हमारी ये निकल के आई लैम्डा कैपिटल D बाय स्मॉल ए। ऐसी सेंट्रल मैक्सिमा की नीचे वाले मिनिमा से दूरी भी क्या होगी? लैम्डा कैपिटल D बाय स्मॉल ए। तो विड्थ क्या हो गई? ट्वाइस ऑफ y यानी ट्वाइस ऑफ लैम्डा कैपिटल D बाय स्मॉल ए। याद कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है।
विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा इज ट्वाइस ऑफ लैम्डा कैपिटल डी बाय स्मॉल ए। ठीक है, फिर बात आती है कि फर्स्ट मैक्सिमा की कंडीशन क्या है, तो वो यहां लिखी हुई है, ये रहा। फर्स्ट मैक्सिमा कौन से एंगल पे मिलेगा? एंगल निकालना चाह रहे हो तुम, एंगल की भी बात कर लेते हैं, एंगल की भी बात कर लेते हैं। मैंने सिर्फ यहां y निकाल दिया, एंगल की बात नहीं करी, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपने लिखा a sin थीटा इज इक्वल टू लैम्डा। मैं फर्स्ट मिनिमा की बात कर रहा हूं, ये तो जनरल कंडीशन हो गई, मैं फर्स्ट मिनिमा की बात कर रहा हूं। तो फर्स्ट मिनिमा का a sin थीटा क्या हो गया? लैम्डा। तो sin थीटा क्या हो गया? लैम्डा बाई ए। तो फर्स्ट मिनिमा का एंगल क्या हो गया बेटा? लैम्डा बाई ए। ऐसे ही अगर आपको सेकंड मिनिमा का लिखना हो तो कैसे लिखोगे एंगल? a sin थीटा इज इक्वल टू 2 लैम्डा। तो वहां आपका sin थीटा क्या हो जाएगा? 2 लैम्डा बाई ए। ऐसे ही अगर आपको मैक्सिमा का लिखना हो तो आप क्या करोगे? अब इसको हटा रहा हूं मैं, इस वाले डायग्राम को, ये वाला डायग्राम भी आपके काम आएगा, ध्यान देना। ये ऊपर वाली रे, ये स्क्रीन के नीचे वाले, सॉरी ये स्लिट के नीचे वाले पॉइंट से आने वाली रे, इन दोनों के बीच का डेल्टा एक्स क्या होता है? a sin थीटा। इन दोनों के बीच का डेल्टा एक्स क्या होता है? a sin थीटा। अब इसको मैं हटा रहा हूं ताकि अपन मैक्सिमा की कंडीशन लिख पाए। तो मैक्सिमा के थीटा लिखने अपन को, तो मैक्सिमा के थीटा लिखने, ठीक है। तो सबसे पहले अपन ने बोला फर्स्ट मैक्सिमा, वैसे सेकेंडरी है, फर्स्ट मैक्सिमा। तो यहां पर आप a sin थीटा की कंडीशन क्या लिखोगे? डेल्टा एक्स a sin थीटा एक ही बात है ना, तो लिखोगे 3 लैम्डा बाय 2। तो sin थीटा आपका क्या हो जाएगा? 3 लैम्डा बाय 2a। और अगर थीटा छोटा हो तो sin थीटा को आप थीटा भी लिख सकते हो। तो ऐसा, समझ गए क्या? तो ऐसे करके आप एंगल निकाल सकते हैं, ऐसे आप डेल्टा एक्स भी निकाल सकते हैं। डेल्टा एक्स का रट्टा मार ले, डेल्टा एक्स को a sin थीटा लिख दे, और फिर कंडीशन याद कर लें कि कंडीशन क्या होती है मैक्सिमा और मिनिमा की, और इस तरीके से आप लोग डिफ्रैक्शन पैटर्न प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि ये कितना है, ये पता करना है आपको। तो पहले तो इस वाले डायग्राम का स्क्रीनशॉट ले लो, सब लिख लो इसको बढ़िया से। अब अपन लोग बात करते हैं कि वो वाली दूरी कितनी है, फर्स्ट मिनिमा और सेकंड मिनिमा के बीच की दूरी। ठीक है, तो ये कंडीशन हो गई अपनी। अब ये अपन हटा रहे हैं, ठीक है, ये अपन ने हटा दिया। क्यों हटाया अभी समझ में आएगा आपको। तो आपको ये दूरी चाहिए, पर आप तो y निकालते हो पहले। y क्या होता है बेटा? सेंट्रल मैक्सिमा से किसी भी पॉइंट की दूरी, ये y आपको निकालना है। किसका निकालना है? सेकंड मिनिमा का। y का फॉर्मूला क्या होता है? डेल्टा एक्स कैपिटल D बाय स्मॉल d। आप बात किसकी कर रहे हो? सेकंड मिनिमा की। सेकंड मिनिमा की कंडीशन क्या है? 2 लैम्डा। ये तो लैम्डा पहले की थी ना, 2 लैम्डा। तो आपने लिख दिया 2 लैम्डा कैपिटल D बाय स्मॉल d। ठीक है, ये दूरी अपन ने थोड़ी देर पहले कितनी निकाली थी? लैम्डा कैपिटल D बाय स्मॉल a है, सॉरी a चलेगा यहां पर, स्मॉल a, ये आ गया अपना। तो अपन ने देखा कि ये जो पूरी दूरी है ये है 2 लैम्डा कैपिटल D बाय स्मॉल ए, और ये वाली जो दूरी है वो है लैम्डा कैपिटल D बाय स्मॉल ए। तो ये कितना होगा? अरे ये भी तो होगा ना लैम्डा कैपिटल D बाय स्मॉल ए। ये दोनों जुड़ के 2 लैम्डा बना, तो दोनों लैम्डा लैम्डा। अब आपने देखा था कि सेंट्रल मैक्सिमा की जो विड्थ थी उसमें क्या आ रहा था? 2 लैम्डा कैपिटल D बाय स्मॉल ए। और जो मेरा फर्स्ट मैक्सिमा है उसकी विड्थ कितनी आ रही है? लैम्डा कैपिटल D बाय स्मॉल है। यानी कौन चौड़ा हुआ? सेंट्रल मैक्सिमा चौड़ा है कि फर्स्ट मैक्सिमा चौड़ा है? सेंट्रल मैक्सिमा चौड़ा है, क्योंकि उसकी विड्थ है 2 लैम्डा कैपिटल D बाय स्मॉल है, और जो हमारा फर्स्ट मैक्सिमा है उसकी विड्थ है लैम्डा कैपिटल D बाय स्मॉल है, आधी है। तो ये बातें आपको ध्यान होनी चाहिए, कंडीशन ध्यान होनी चाहिए। जो भी क्वेश्चन बनेंगे इसी बोर्ड पे, जो भी चीजें मैंने लिखी हैं उसी पे बेस्ड होंगे। अब हम लोग सीधा क्वेश्चंस पे आ जाएंगे। अब कोई भी क्वेश्चन हो, जितने फॉर्मूले मैंने आपको पढ़ा दिए उनके बेसिस पे आप लोग सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन से और ज्यादा बातें क्लियर होंगी। तो पहला जो क्वेश्चन है अपना, जो है अपना नीट 2016 का सवाल। नीट 2016 का सवाल, नीट 2016 का सवाल क्या है आइए देखते हैं। इन्होंने बोला कि ये लीनियर अपर्चर, आप लोग वापस जाके प्रैक्टिस करना, अभी तो मैं ऐसे ओरली पढ़ रहा हूं उनको। अ लीनियर अपर्चर जिसकी विड्थ है 0.02 सेंटीमीटर, यानी सवाल में इस लीनियर अपर्चर की विड्थ आपको दे दी 0.02 सेंटीमीटर। ठीक है,
फिर उन्होंने बोला ये एक लेंस के सामने रखा गया, तो हमको पता है हाँ इस लीनियर अपर्चर को हम एक लेंस से पहले रखते हैं। क्यों? एक लेंस लगाते हैं ना बाद में, ताकि एक शार्प डिफ्रैक्शन पैटर्न हम लोग स्क्रीन पे देख सकें। ये लेंस लाइट को इकट्ठा कर देता है। इस लेंस की फोकल लेंथ इन्होंने बोली 60 सेंटीमीटर, तो ये लेंस बिल्कुल इससे चिपका के रखा गया है। ये लाइट को फोकस कर रहा है स्क्रीन पे, तो अगर इसकी फोकल लेंथ 60 सेंटीमीटर है तो यानी ये दूरी भी कितनी है? 60 सेंटीमीटर। और इस दूरी को हम लोग क्या बुलाते हैं? कैपिटल डी। तो इस लेंस की जो फोकल लेंथ आपको दी थी उसकी मदद से आपको मिलना था कैपिटल डी। ठीक है, समझते जाएं क्वेश्चन को, लैंग्वेज बड़ी ही प्यारी है। फिर उन्होंने बोला कि इसमें अपन ने एक पैरेलल बीम डाली। ये देखिए पैरेलल बीम यानी फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन, और जैसा कि मैंने आपको बताया हमारे कोर्स में फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन ही है। तो पैरेलल बीम आई, इसमें इन्होंने लैम्डा बता दिया 5 × 10⁻⁵ सेंटीमीटर। लैम्डा भी एंगस्ट्रॉम में नहीं दिया, कोई बात नहीं, सॉल्व कर लेंगे। इन्होंने बोला द डिस्टेंस ऑफ द फर्स्ट डार्क बैंड ऑफ डिफ्रैक्शन, डिस्टेंस ऑफ द फर्स्ट डार्क बैंड। फर्स्ट डार्क बैंड, फर्स्ट डार्क बैंड क्या है? फर्स्ट मिनिमा है। उसका डिस्टेंस किससे निकालना है? आइए देखते हैं। फ्रॉम द सेंटर ऑफ स्क्रीन, फ्रॉम द सेंटर ऑफ स्क्रीन, ये तो डायरेक्ट अभी तो पढ़ाया मैंने आपको। स्क्रीन का सेंटर ये रहा जहां सेंट्रल मैक्सिमा बनता है, यहां ये वाला डिस्टेंस पूछ लिया। इसको अपन क्या बोलते हैं? वाई। वाई क्या होता है? डेल्टा एक्स कैपिटल डी बाय स्मॉल ए। फर्स्ट मिनिमा का डेल्टा एक्स क्या होता है? लैम्डा कैपिटल डी बाय स्मॉल ए। बस ये करना है आपको। बस कैपिटल डी की जगह आपको क्या डालना है? फोकल लेंथ। लैम्डा की जगह आपको क्या डालना है? 5 × 10⁻⁵ सेंटीमीटर। और स्मॉल ए की जगह आपको क्या डालना है? आइए देखिए, विड्थ क्या दी थी? 0.02 सेंटीमीटर। तो यहां से आपको y मिल जाएगा और अपना 2016 का क्वेश्चन हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में यह कहा है कि किसी डिफ्रैक्शन पैटर्न में, मतलब साफ साफ बोल दिया डिफ्रैक्शन पैटर्न है, एक सिंगल स्लिट है जिसकी विड्थ है a, यानी विड्थ को इन्होंने बोल दिया है a। ये भी 2016 का सवाल है हमारा। इसमें विड्थ का नाम इन्होंने a दिया है, अभी विड्थ का वैल्यू अभी तक तो क्वेश्चन में मुझे नहीं मिला। तो विड्थ को इन्होंने a बोल दिया, डिफ्रैक्शन हुआ है ऐसा इन्होंने 2016 वाले सवाल में बोल दिया। लैम्डा इन्होंने बोला कि फर्स्ट मिनिमा 30 डिग्री पे मिला है, तो फर्स्ट मिनिमा का थीटा 30 डिग्री बोल दिया। ठीक है ना। अब आप देख सकते हैं कि ये स्मॉल नहीं है, ये स्मॉल नहीं है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि मैंने आपसे कहा था कि फर्स्ट मिनिमा का a साइन थीटा क्या होता है? लैम्डा। तो साइन थीटा क्या होता है? लैम्डा बाय a। अब मैंने आपसे कहा था अगर साइन थीटा छोटा हो तो आप थीटा बराबर लैम्डा बाय a लिख सकते हैं, पर आप देख सकते हैं कि एंगल छोटा नहीं है, इसलिए आपको ऐसा नहीं लिखना है, इसी पे आपको रहना है। फर्स्ट मिनिमा के लिए यही कंडीशन होती है ना। तो इन्होंने ये बोल दिया, लैम्डा इन्होंने बता दिया 5000 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, 5000 एंगस्ट्रॉम। अब इन्होंने पूछा कि 30 डिग्री पे अगर हमें फर्स्ट मिनिमा मिला तो फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा कितने एंगल पे मिलेगा? इन्होंने बोला फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा का एंगल। अब आप देख सकते हैं कि मैं सेकेंडरी शब्द पे इतना फोकस क्यों कर रहा था। अगर आप कंफ्यूज नहीं होना चाहते हैं तो सेकेंडरी शब्द को हटा दे। बेसिकली ये फर्स्ट मैक्सिमा का एंगल पूछना चाहते हैं। आइए फर्स्ट मैक्सिमा की कंडीशन लिखें। फर्स्ट मैक्सिमा की कंडीशन है a sin थीटा बराबर 3 लैम्डा बाई 2। कंडीशन आपको याद होनी चाहिए। अब साइन थीटा का वैल्यू कितना है? देखो बेटा, लैम्डा बाई a है ना। तो क्या साइन थीटा का वैल्यू इसमें रख दे? ऐसी गलती मत करना। ये थीटा अलग है, इसको थीटा 1 बोल लो। ये थीटा अलग है, इसको थीटा 2 बोल लो, क्योंकि ये मैक्सिमा का एंगल अलग होगा, मिनिमा का एंगल अलग होगा, तो डायरेक्ट वैल्यू पुट नहीं करनी है। समझ में आया? अब यहां पर आपको क्या लिखना है? थीटा की जगह डाल देना है 30। तो साइन 30 डिग्री आपने लैम्डा बाई a की वैल्यू निकाल ली। साइन 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है बेटा? 1/2। ठीक है, लैम्डा बाई a का वैल्यू आपको मिल गया। a को नीचे भेज दें तो साइन थीटा 2 आपका आ जाएगा 3/2 लैम्डा बाई a। लैम्डा बाई a का वैल्यू क्या है? 1/2। तो आपके पास क्या आ गया? 3/4। क्या आ गया आपके पास? 3/4। तो थीटा आपके पास कितना आ गया बेटा? थीटा आपके पास आ गया थीटा 2 जो है साइन इनवर्स 3/4, और यही अपना आंसर था। तो आप देखिए ये वाला जो क्वेश्चन था इसमें कंडीशन ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा अपन को पता होना जरूरी था। एंगल भी छोटा नहीं दिया है तो इस बात पे भी आपको ध्यान देना है।
आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में वाईडीएसई और डिफ्रैक्शन दोनों का मिक्सचर पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो बोर्ड का भी बड़ा फेवरेट है, बोर्ड में भी काफी पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना, आइए देखते हैं, एक बार सेटअप देख लें, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट करा गया, उसमें दोनों स्लिट, डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में जो दो स्लिट थी उनके बीच की दूरी है 1 mm। आपके लिए मैं क्वेश्चन को डिकोड करता जा रहा हूं। लैम्डा जो यूज करा इसमें 500 नैनोमीटर का यूज करा। अब हम, इन्होंने बोला कि ये जो हमारी स्लिट थी, ये थी, है ना, इनकी ये जो विड्थ है ए, ये कितनी होनी चाहिए कि जैसे मान लो इसको मैं बंद कर देता और डबल स्लिट की जगह सिंगल स्लिट का पैटर्न देखता। बात समझ में आ रही है? अगर दो स्लिट रखेंगे बेटा तो आपको इंटरफेरेंस पैटर्न दिखेगा, और दो में से एक को क्लोज कर देंगे तो आपको डिफ्रैक्शन पैटर्न दिखेगा। क्या दिखेगा? डिफ्रैक्शन पैटर्न। अब इसने इस क्वेश्चन में क्या कहा कि व्हाट विल बी द विड्थ ऑफ ईच स्लिट, स्लिट की विड्थ। ये डी दूरी अलग चीज है, S1 और S2 की जो दूरी है ये अलग चीज है, और एक स्लिट की विड्थ कितनी हो, ताकि ये चाहता है कि आपको 10 मैक्सिमा ऑफ डबल वाईडीएसई लिख देता हूं, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में जो 10 मैक्सिमा आपको जितनी जगह में दिखते हैं उतने में आपको सिर्फ सेंट्रल मैक्सिमा दिखे, सेंट्रल मैक्सिमा ऑफ सिंगल स्लिट। ये इसने इस सवाल में आपसे पूछा। तो ये अपना सवाल है 2015 कैंसल्ड लिखा हुआ है, तो कैंसल हो गया होगा पेपर में भी, है ना। अब वाईडीएसई के 10 मैक्सिमा कितनी जगह में आते हैं? वाईडीएसई के 10 मैक्सिमा घेरते हैं 10 फ्रिंज विड्थ। अगर आपको फ्रिंज विड्थ का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो मेरा पिछला वीडियो जाके देखें, उसमें फ्रिंज विड्थ को बहुत ही बढ़िया तरीके से समझाया गया। तो 10 मैक्सिमा कितनी जगह घेरेंगे? 10 बीटा के बराबर। तो यहां आपने लिख दिया 10 लैम्डा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी, और आप चाहते हैं इतने में सिर्फ सिंगल स्लिट का सेंट्रल मैक्सिमा ही आ पाए। तो सेंट्रल मैक्सिमा कितनी जगह घेरता है? 2 लैम्डा कैपिटल डी बाय स्मॉल ए। बात क्लियर हो गई क्या? यहां से आप लैम्डा कैपिटल डी काट देंगे, ये काट देंगे, ए इज इक्वल टू डी बाय 10, ये आ गया अपना। अब देखते हैं इन्होंने डी का वैल्यू दिया है क्या? 1 mm दिया है। डी का वैल्यू कितना दिया है? 1 mm। तो यहां आप लिख देंगे 1 mm डिवाइडेड बाय 10, तो आंसर होना चाहिए 0.1 mm, और हमारा आंसर इसमें दे रखा है 0.2 mm, क्योंकि मैंने कैलकुलेशन में गलती कर दी, ये 2 और ये 10 कटेगा तो यहाँ 5 आएगा, तो नीचे भी 5 आएगा, यहाँ भी 5 आएगा, और अब हमारा आंसर आ जाएगा 0.2 mm। कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई, समझ गए क्या? क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, आइए देखते हैं। 2015 का क्वेश्चन पर कैंसल्ड नहीं लिखा है। मस्त क्वेश्चन था ना। ये बोर्ड में भी पूछा जाता है कि जितनी जगह में वाईडीएसई के 10 मैक्सिमा आए उतनी जगह में सिंगल स्लिट का एक ही आए सेंट्रल मैक्सिमा। समझे ना? जैसे ये तुम्हारा वाईडीएसई है S1 S2, जितनी जगह में इसके 10 मैक्सिमा आ जाएं, 10 मैक्सिमा यानी 10 बीटा, ये कह रहा है कि जब सिंगल स्लिट का पैटर्न करें तो इतनी ही जगह में सिर्फ सेंट्रल मैक्सिमा ही फैला हो, यानी सेंट्रल मैक्सिमा की विड्थ 10 बीटा के बराबर है। बेसिकली ये कहना चाह रहा है, और बस फिर बीटा और डब्ल्यू का वैल्यू अगर आप डाल दें तो स्मॉल ए और स्मॉल डी के बीच का रिलेशन आप लोग निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 2015 का ही है। यहां से आपको कॉन्सेप्ट सीख के जाना है और फिर इन पीवाईक्यूज को आपको दोबारा अटेम्प्ट करना है ना। और अगर आप कर पाए तो मतलब आप कॉन्सेप्ट सीख गए हैं। और साथ साथ आपको यह भी सोचना है कि ऐसा ये और क्या कर सकता है बेटा, इसी में तो वेरिएशन कर देगा, इसी में कुछ ना कुछ छोटा मोटा वेरिएशन कर देगा। अगर फर्स्ट मैक्सिमा का पूछा है उसकी जगह थर्ड मैक्सिमा का पूछ लेगा। तो कंडीशन तो आपको पता ही है, सिर्फ आपको फॉर्मूले अप्लाई करने आने चाहिए, उसके बाद आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन ये है, एट द फर्स्ट मिनिमम एडजेसेंट टू द सेंट्रल मैक्सिमा। अब देखिए इंग्लिश में क्या बोल दिया, फर्स्ट मिनिमम एडजेसेंट ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा। सेंट्रल मैक्सिमा का पहला मिनिमम जो उसके एडजेसेंट में है, यानी फर्स्ट मिनिमम। पहली बात तो इसने ये बोली।
ऑफ अ सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन पैटर्न, ऑब्वियसली सारे क्वेश्चन डिफ्रैक्शन के ही चल रहे हैं। द फेज डिफरेंस बिटवीन द हाइगेन्स वेवलेट फ्रॉम द एज ऑफ द स्लिट, ठीक है। इसने बोला कि ये देखो, ये ऐसे मैंने बताया था आपको, याद करो थोड़ी देर पहले डायग्राम बनवाया था। ये डायग्राम बनवा के मैंने आपसे ये कहा था कि ये जो दूरी होती है इसको आप डेल्टा एक्स या फिर ए साइन थीटा बोल सकते हो। फर्स्ट मिनिमा के लिए ये जो ए साइन थीटा आपका होता है वो लैम्डा होता है, ये हमको पता है। अब ये जो पाथ डिफरेंस है ये किस किस के बीच का है, अगर आप इसको 1 बोलो और इसको 2 बोलो तो 1 और 2 का डेल्टा एक्स है। ये किसका डेल्टा एक्स है? 1 और 2 का, 1 एंड 2 का। पर इसने इस क्वेश्चन में क्या करा, 1 और 2 का ना पूछ के एक तीसरी रे डाल दी 3। इसने पूछ लिया इस 1 और 3 का बताओ तुम। किसका बताओ? 1 और 3 का। तुम 1 और 2 का मत बताओ, वो तो तुम्हें साफ साफ दिखाई दे रहा है। तुम तो हमको 1 और 3 का बताओ। क्या बात, क्या बड़ी बात होगी बेटा। ये देखो, ये जो बीच वाली लाइन है इसने 2 हिस्सों में तोड़ दिया। इस पूरी लेंथ को अगर मैं a बोलूं तो ये कितनी हो जाएगी? a की आधी a/2। तो इस पूरी लेंथ को अगर मैं लैम्डा बोलूं, जो कि लैम्डा है भी, तो ये कितनी हो जाएगी? जो छोटा ट्राइंगल है, बड़े ट्राइंगल में ये लैम्डा है तो छोटे ट्राइंगल में ये λ/2 होगा। इसमें क्या बड़ी बात होगी। और 1 और 3, 1 और 2 में ये था ना डेल्टा एक्स, तो 1 और 3 में ये रहा डेल्टा एक्स। तो डेल्टा एक्स 1 एंड 3 का कितना हो गया? λ/2। यही आंसर देना था बस। और ये अपना निकला है पाथ डिफरेंस। पाथ डिफरेंस 2015 का अपना सवाल, पाथ डिफरेंस अपना ये रहा। अब उसने पाथ डिफरेंस नहीं, फेज डिफरेंस पूछ लिया, डेल्टा फाई। फेज डिफरेंस पूछा था, पाथ डिफरेंस नहीं पूछा था। पर फेज डिफरेंस भी पाथ डिफरेंस से ही निकलेगा। किसका फेज डिफरेंस निकालना है? 1 और 3 का। फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस में क्या रिलेशन होता है? 2 पाई बाय लैम्डा डेल्टा एक्स। लिख दो 2 पाई बाय लैम्डा, डेल्टा एक्स का वैल्यू लिख दो λ/2। लैम्डा से लैम्डा कट गया, 2 से 2 कट गया, आंसर क्या आ गया? पाई रेडियन। तो बस निकल गया पाई रेडियन। तो ये वाला कॉन्सेप्ट भी बहुत बच्चों का क्लियर नहीं होता। बहुत बच्चों को तो यही नहीं पता होता कि ये जो डेल्टा एक्स है ये है क्या चीज। तो याद करो बेटा, ये जो डेल्टा एक्स आप पढ़ रहे हो ना, तो ये जो दोनों एजिस से निकलने वाली ये जो वेवलेट्स बोल लो या रेज बोल लो, इन दोनों का डेल्टा एक्स है। इन दोनों का डेल्टा एक्स है ये लैम्डा। और बीच में कोई डाल दे तो देखो 2 हिस्सों में तोड़ दिया, तो ये कितना हो गया? λ/2। तो इन दोनों का डेल्टा एक्स क्या होगा? λ/2 होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है बीम ऑफ लाइट ऑफ लैम्डा 600 नैनोमीटर, 2014 का सवाल। एक बीम ऑफ लाइट है, कितने नैनोमीटर की है? 600 नैनोमीटर की। तो 2014 का सवाल, एक बीम ऑफ लाइट है जिसका लैम्डा क्या है अपना? 600 नैनोमीटर, ठीक है। एक सिंगल स्लिट पे गिरी जिसकी विड्थ क्या है? 1 mm। ये तो यार बिल्कुल डायरेक्ट सवाल है, इसमें तो कोई टेंशन ही नहीं है। और एक स्क्रीन पे पैटर्न देखा गया जिसकी दूरी थी 2 मीटर, और इन्होंने बोल दिया डिस्टेंस बिटवीन फर्स्ट डार्क फ्रिंजेस ऑन आइदर साइड ऑफ सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज। तो इन्होंने बोला सेंट्रल फ्रिंज के आसपास जो फर्स्ट डार्क फ्रिंज होती हैं, ये रही, ये जो फर्स्ट मैक्सिमा होते हैं। तो इसकी अंग्रेजी पे आपको थोड़ा ध्यान देना है कि अंग्रेजी में इसने बोला कि सेंट्रल मैक्सिमा के आइदर साइड पे जो मिनिमाज हैं या डार्क फ्रिंजेस हैं उनके बीच की दूरी बताओ। तो बेटा विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा ही तो पूछ रहा है आपसे, ये विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा ही तो पूछ रहा है। विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा तो रट के जाओ ना, 2 लैम्डा कैपिटल D बाय स्मॉल a, वैल्यू डाल दो, आंसर निकाल लो, हो गया क्वेश्चन 2014 का। अगला सवाल ये है कि इलेक्ट्रॉन्स अपन ने गिरा दिए सिंगल स्लिट पे और उससे आपको डिफ्रैक्शन दिखेगा क्या? तो आपको पता होना चाहिए बेटा कि अगर सूटेबल कंडीशंस आप लोग लगा दो तो इलेक्ट्रॉन से भी डिफ्रैक्शन दिखता है। इलेक्ट्रॉन से भी डिफ्रैक्शन दिखता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स भी तो वेव बनाते हैं। कौन सी वेव? मैटर वेव। कौन से चैप्टर में पढ़ा सर ये कि इलेक्ट्रॉन मैटर वेव बनाता है? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, डी ब्रॉगली वेव हाइपोथेसिस, उसमें आपने पढ़ा कि इलेक्ट्रॉन भी वेव बनाते हैं। तो इलेक्ट्रॉन का जो लैम्डा होता है उसका फॉर्मूला होता है h/mv, है ना, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये कौन सा ईयर में आया था? 2013 में, ठीक है। तो इन्होंने बोला कि इलेक्ट्रॉन से तुम डिफ्रैक्शन देख रहे हो,
पहली बात इन्होंने बोला दिखेगा नहीं दिखेगा, तो आपको पता होना चाहिए हाँ इलेक्ट्रॉन से भी डिफ्रैक्शन दिख सकता है। अब इन्होंने बोला कि इलेक्ट्रॉन की जो वेलोसिटी है वो बढ़ा दी। अब आप देख सकते हैं कि लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी, अगर तुम वेलोसिटी बढ़ा दोगे तो लैम्डा घट जाएगा, और लैम्डा अगर घट जाएगा तो विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा, जिसका फॉर्मूला क्या होता है 2 लैम्डा कैपिटल डी बाय स्मॉल ए, वो भी घट जाएगी। बस इन्होंने यही पूछा था कि सेंट्रल मैक्सिमा की विड्थ पे क्या प्रभाव पड़ेगा, तो आपको समझ में आ गया कि सेंट्रल मैक्सिमा की विड्थ जो है हमारी वो घट जाएगी। समझ गए क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से वही आ गया, फेज डिफरेंस निकालने का। जैसे एक क्वेश्चन पहले अपन ने करा था फेज डिफरेंस निकालने का, वही क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, एक पैरेलल बीम ऑफ लाइट है, ठीक है, जिसकी वेवलेंथ है लैम्डा, ठीक है, उसको एक नैरो स्लिट पे गिरा दिया, एक ही स्लिट है तो डिफ्रैक्शन पैटर्न मिलेगा। आगे इन्होंने लिखा भी है कि डिफ्रैक्शन पैटर्न उससे हमको मिला। फिर उन्होंने बोला सेकंड मिनिमा के लिए फेज डिफरेंस क्या होगा, सेकंड मिनिमा के लिए। अच्छा, सेकंड मिनिमा की बात कर रहे हैं, तो सेकंड मिनिमा में फेज डिफरेंस वो किसका पूछ रहा है, जो दो रेज एजिस से आ रही हैं। तो आपने एक क्वेश्चन पहले देखा कि वो इनका पूछ रहा था, एक रे जो एज से आ रही है और एक रे जो मिड पॉइंट से आ रही है, पर इस वाले में इसने मिड पॉइंट को मेंशन नहीं करा। इसने बोला ये दोनों जो एजिस से निकलने वाली रे हैं इनका डेल्टा फाई बता दो। अब सेकंड मिनिमा की कंडीशन क्या होती है, ए साइन थीटा इज इक्वल टू 2 लैम्डा, यही होती है। तो ये जो डेल्टा एक्स हो गया ये कितना हो गया 2 लैम्डा, समझ गए ना यार। डेल्टा एक्स क्या हो गया अपना 2 लैम्डा। डेल्टा फाई क्या होता है 2 पाई बाय लैम्डा डॉट डेल्टा एक्स, तो आपने लिख दिया 2 पाई बाय लैम्डा डॉट 2 लैम्डा, ये कट गया, आंसर क्या आ गया 4 पाई, खत्म क्वेश्चन। आंसर क्या आ गया 4 पाई, क्वेश्चन खत्म, बिल्कुल आसान, तो खत्म ही हो गया। अब इतना आपने अगर डिफ्रैक्शन में पढ़ लिया तो फिर आप कोई भी सवाल कर सकते हैं। नेक्स्ट है अपना 1993 का क्वेश्चन, पर आज भी रेलेवेंट है। ये तो हो गया बेटा, बस इतना ही करना था, डेल्टा एक्स निकालना था, डेल्टा एक्स को डेल्टा फाई के फॉर्मूले में डालना था और फिर अपन को वहां से डेल्टा फाई मिल जाएगा। नेक्स्ट है पैरेलल बीम ऑफ मोनोक्रोमैटिक लाइट, जिसका वेवलेंथ दिया है 5000 एंगस्ट्रॉम। पैरेलल बीम होगी क्योंकि पैरेलल बीम फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन में होती है और हमारे कोर्स में फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन ही है। तो हमारे पास एक पैरेलल बीम जिसका वेवलेंथ है 5000 एंगस्ट्रॉम, जिसको नैरो स्लिट पे गिराया, लैम्डा कितना है 5000 एंगस्ट्रॉम। 1993 का क्वेश्चन, नैरो स्लिट पे गिराया, स्लिट विड्थ कितनी है 0.001 mm, ठीक है। एक कॉन्वेक्स लेंस लगा के, अरे यार तो बहुत आसान सवाल है, एक कॉन्वेक्स लेंस लगा के स्क्रीन पे डिफ्रैक्शन पैटर्न बनाया, ऐसा इन्होंने बोला है। फिर इन्होंने आपसे पूछ लिया है फर्स्ट मिनिमा कितने एंगल ऑफ डिफ्रैक्शन पे बनेगा। तो आपको पता है कि फर्स्ट मिनिमा की कंडीशन क्या होती है, ए साइन थीटा इज इक्वल टू लैम्डा। तो फर्स्ट मिनिमा का एंगल पूछा है इन्होंने, तो आपने साइन थीटा कितना लिख दिया बेटा, लैम्डा बाय ए। लैम्डा इन्होंने सवाल में कितना दिया है 5000 इंटू 10 की पावर -10 मीटर में लिख दो, और नीचे इन्होंने क्या दिया है 0.001 mm, तो लिख दो 10 की पावर -3 इंटू 10 की पावर -3 mm है, मीटर में चेंज कर लो, मीटर में चेंज करने के लिए एक और 10 की पावर -3 लगा दो। समझ गए क्या? तो ये 3 0 और ये कट गया तो ये -7 हो गया और यहाँ -6 आ गया, तो एंड में आपके पास बचा 5/10, 5/10 यानी 1/2। साइन थीटा आपके पास क्या निकल के आ गया 1/2, तो बेटा थीटा कितना निकल के आ गया 30 डिग्री। हो गया क्वेश्चन, यही करना था बस आपको। तो अब एक बार मैं आपको फाइनल एनालिसिस बता दूं इस पूरे क्वेश्चन डिस्कशन का, मैक्सिमा मिनिमा की कंडीशंस, ठीक है। सभी क्वेश्चंस की लैंग्वेज को बहुत ही ध्यान से पढ़ना है कि क्वेश्चन को फ्रेम कैसे करा जाता है, और माइंड में इमेजिन करना है कि ये क्या कह रहा है, ये किस तरीके से क्वेश्चन को लिख रहा है। ये हर बार आपको वैसे तो नीट के अंदर बता दिया जा रहा है कि डिफ्रैक्शन पैटर्न बनने वाला है, पर कई बार ये भी लिख के छोड़ सकता है कि सिंगल स्लिट है पर डिफ्रैक्शन पैटर्न ना बोले और मैक्सिमा मिनिमा की कंडीशन आपसे पूछ ले, तो भी आपको बताना चाहिए सिंगल स्लिट से बनता है डिफ्रैक्शन पैटर्न। तो आपको एक तो डेल्टा एक्स पता होना चाहिए, डेल्टा फाई पता होना चाहिए, विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा पता होना चाहिए, साथ साथ आपको वाई निकालना आना चाहिए। और वाई निकालना मैंने आपको कैसे सिखाया, डेल्टा एक्स कैपिटल डी बाय स्मॉल ए, है ना। किसी भी अगर कोई आपसे पूछ ले कि फर्स्ट मिनिमा और थर्ड मिनिमा के बीच की दूरी,
तो भी आपको आना चाहिए। तो थर्ड मिनिमा का y माइनस फर्स्ट मिनिमा का y। थर्ड मिनिमा की कंडीशन 3 लैम्डा कैपिटल D बाय स्मॉल ए, फर्स्ट मिनिमा की कंडीशन लैम्डा कैपिटल D बाय स्मॉल ए। ऐसे आप डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हो किन्हीं भी दो मिनिमा का। यहां पर हमने सारी चीजें कवर कर ली हैं। इलेक्ट्रॉन से भी डिफ्रैक्शन दिखता है, ये बात भी आपको पता होनी चाहिए। और किस तरीके से हम दो वेव्स का इन दोनों का डेल्टा एक्स लिखते हैं, इन दोनों का डेल्टा फाई लिखते हैं, और इन दोनों के अलावा अगर बीच से कोई रे आ गई तो उसके लिए इन दोनों के लिए भी डेल्टा एक्स और डेल्टा फाई कैसे लिखते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट वीडियो हमारा होगा पोलराइजेशन पे। इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो काइंडली सब्सक्राइब।